नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2022 में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम प्रस्तावित है उसके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के एक और मॉक टेस्ट को यहां पर करेंगे डिस्कस। तो पहला मॉक टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उस मॉक टेस्ट के वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि ग्रुप डी में टोटल 45 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 25 आपके जनरल साइंस के होते हैं, 10 प्रश्न आपके लगभग करंट अफेयर से आते हैं और 10 ही के आसपास जो प्रश्न होते हैं वो आपके स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से आते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इन 45 में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास की खास बात क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लास के दौरान ही आपका टेस्ट होता है, तो क्लास के बाद में आपने कितने प्रश्न सही करे हैं ये भी आपको पता चल जाता है। इसके अलावा लास्ट में आपको सेपरेट 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपके जो भी डाउट हैं वह सारे डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। तो 12 बजे की जो क्लास है इसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं और रात में जो 10 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो साइंस के पीवाईक्यू हैं इनको कर रहे हैं डिस्कस। तो अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस तो मिलती ही हैं, फिर भी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में यानी कि थ्योरी, एमसीक्यू, पोल, क्विज या जो भी आपके डाउट क्लियर करने हैं उन सभी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी का प्लस कोर्स ले सकते हैं। 15 दिसंबर से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं जिसमें आपको भारत के सारे बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको यूज करना है कोड KV10। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करेंगे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर आपको किसी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कई सारे फीचर भी आपको प्लस कोर्स में मिल जाएंगे और ये सबकी जानकारी के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इस टेस्ट की शुरुआत। पहला प्रश्न है कि जो हमारे कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्तियां यानी कि जो इनके सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग फंगी की बात करते हैं तो इसकी जो कोशिका भित्तियां होती हैं ये बनी होती हैं काइटिन की। किसकी होती हैं? काइटिन की होती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की तो इसमें ना केवल आपका काइटिन होता है बल्कि इसमें आपको ग्लूकॉन्स भी मिलेगा और इसमें आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि सेल वॉल, ग्लूकॉन्स, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन इन तीनों से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है जिसे हम लोग होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इसके आंकड़ों को इनमें से कौन करता है जारी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि इसको हमारे यहाँ का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? तो जो पीयूष गोयल साहब हैं वह हमारे वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि डैश डैश प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां हमारी गतिमान होती हैं। सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा हमारा कौन सा प्रोटीन होता है जिसमें आपके फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है और इसी के कारण जो हमारे शरीर के मसल वगैरह हैं उनमें भी आपके होता है मूवमेंट। तो सिकुड़ता फैलता है, नाम ही इसका है सिकुड़ना और फैलने वाला, यानी कि इसका नाम है संकुचनशील प्रोटीन यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इसमें क्षमता होती है कि ये सिकुड़ सकता है, ये फैल सकता है और इसी के कारण हमारी जो मसल है वो मूव करती है। इस प्रोटीन में आपके दो चीजें पाई जाती हैं, एक का नाम होता है एक्टिन और दूसरे का नाम होता है मायोसिन। तो ये भी आपको ध्यान ही रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि करंट अफेयर से मैंने लिया है कि भारत में हमारा कौन सा राज्य है
जहां पर आपको यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल देखने को मिलेंगे, तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनेस्को के सबसे ज़्यादा 5 स्थल देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनको 1983 में दर्जा मिला था। फिर एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इनको 1987 में मिला था। छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है इसको 2004 में मिला था। और विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल इनको मिला था 2018 में। तो टोटल इनकी संख्या 5 है। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, यानी कि हमारे पृथ्वी का मास क्या है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे किलोग्राम में पूछा जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ग्राम में पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग 1000 का और गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻27 ग्राम। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा करेक्ट। कई बार पृथ्वी की रेडियस भी पूछी जाती है, तो ये आपकी 6371 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पेंटेन का समावयव नहीं है। ये प्रश्न मैंने पीवाईक्यू से लिया हुआ है ग्रुप डी के। हालांकि ये काफ़ी टफ प्रश्न होते हैं, अगर आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से आती है तभी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि अगर आपने केमिस्ट्री पहले से नहीं पढ़ा है तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ से रेयरली प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1,3-बाई-मेथिल जो ब्यूटेन है ये हमारे पेंटेन का आइसोमर नहीं होता है। आइसोमर का बस आप लोग सिंपल मतलब समझ जाइए। देखिए होता क्या है कि जो हमारे इस प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड होते हैं इनमें जो आपकी चीज़ें जुड़ी होती हैं उनकी स्थिति बदलती है। जैसे अगर हम लोग पेंटेन की बात करें तो ये हमारा सिंपल पेंटेन हो गया। अगर आप लोग देखेंगे इस पेंटेन को तो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप इस साइड में जुड़ा हुआ था ये एल्किल ग्रुप यहाँ से मूव करके आ गया है दूसरे पोजीशन पर। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें उसी पोजीशन पर 2 एल्किल ग्रुप आ गए हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के जो हमारे कंपाउंड होते हैं वह आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए इनके आपको कई सारे कंपाउंड मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, यहाँ किस प्रकार की तरंगों की चर्चा की गई है। ये भी आपके पीवाईक्यू से है और यहाँ पर इस तरंग का नाम होता है अनुप्रस्थ, यानी कि इसे हम लोग ट्रांसवर्स कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसवर्स वेव होती है इसमें जो वाइब्रेशन होता है ये आपका होता है ऊपर नीचे। इसकी तुलना में अगर आप लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो उनका होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बस ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के हेरिटेज साइट की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर टोटल 6 स्थलों को शामिल किया गया था मई महीने में और इसलिए इनकी संख्या हो चुकी है 48। तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा टोटल इनकी संख्या 48 है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जो 6 स्थल आपके हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जबलपुर और उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब आप लोगों को वेल्डिंग करना होता है तो उस समय इथेन के साथ आप लोग और किसका उपयोग करते हैं। तो इथेन के साथ में यहाँ पर उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का यूज करते हैं और इससे हम लोग वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फार्मूला भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास में इथेन है, इसमें हमने ऑक्सीजन मिला दिया, फिर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, यहाँ से आपका पानी निकलता है और फिर उष्मा भी रिलीज होती है। तो इसी का यूज यहाँ पर आपके वेल्डिंग वगैरह में किया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में जो जमात खाना मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो जमात खाना मस्जिद की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने करवाया था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में उसी के अंदर आपको ये मस्जिद देखने को मिलेगी और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था जिसका नाम था खिज्र खान, उसने 1315 से 25 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी आपके पीवाईक्यू से लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है।
तो यहाँ पर आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं। कर्नाटक संगीत की जो त्रिमूर्ति हैं उनमें से एक हमारे हैं त्यागराज। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति की बात करते हैं तो ये आपकी 18वीं सदी के हैं। इनमें एक तो है त्यागराज, एक है मुथुस्वामी दीक्षितर और तीसरे हैं श्यामा शास्त्री। तो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा त्यागराज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे मोनीरा किंगडम से संबंधित नहीं है। अब किंगडम अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी ऐसे प्रश्न आप लोग कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अपना बेसिक सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर हम लोग डायटम की बात करें तो ऐसा कोई जीव आपका नहीं होता है। एनावीना होता है, साइनोबैक्टीरिया है, कीटाणु होते हैं, लेकिन डायटम जैसा कोई जीव है ही नहीं। तो ऑप्शन हमारा सिंपली बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मोनीरा किंगडम होता है इसमें मुख्य रूप से आपके एक कोशिकीय जीव आते हैं। ये जो हमारा किंगडम है इसको सबसे पहली बार क्लासिफाई किया था अर्नेस्ट हैकल महोदय ने 1866 में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं। अब ऐसे जो प्रश्न हैं वो ग्रुप डी में भर भर के पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे 2018 में। और यहाँ पर अगर हम लोग 63 ग्राम की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 अणु। अब ये हमने निकाला कैसे? देखिए, ऐसे जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आपको पहले क्या करना है कि जो भी आपका कंपाउंड एटम या फिर आयन दिया गया है उसका आप लोग एटॉमिक वेट निकालेंगे या एटॉमिक मास निकालेंगे। तो नाइट्रिक एसिड का आ जाता है 63, ठीक है। और जितना भी अगर आपका एटॉमिक मास है उतना ही अगर आपके पास में ग्राम में मात्रा दी गई है तो वो आपके सिंपली बराबर हो जाएगा आवोगाद्रो नंबर के, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 अणु। अब मान लेते हैं कि 63 की जगह पर 126 ग्राम दिया होता तो आप लोग क्या करते? तो बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना था, ये जो वैल्यू है इसी में आप लोग 2 से कर देते मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यू आ जाती यहाँ पर एग्जैक्ट वाली। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जो भी हमारा कंपाउंड एटम या आयन दिया है उसकी जो मात्रा है वह उसके एटॉमिक मास के बराबर है तो सिंपली वो हो जाता है आपके आवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। आपको ये पता ही होगा कि जो हमारे मेटल होते हैं वो सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर इनमें से तुलना की जाए तो सबसे बेहतर जो कंडक्टिविटी है वो आपकी होती है सिल्वर की, चांदी की होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार कौन से राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका सबसे कम था। तो अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य का, सबसे ज़्यादा 1106 है बिहार का और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 17। तो बहुत बार ये पूछा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है। ये भी ग्रुप डी का PYQ ही है। देखिए, जब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा फार्मूला होता है R = रो, यानी कि रेजिस्टिविटी, चालक की लंबाई और यहाँ पर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी पदार्थ के प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड करती है तो बी करेक्ट ही होगा। लंबाई फार्मूले में है तो लंबाई भी करेक्ट होगा। एरिया भी आपके फार्मूले में है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो भी तापमान पर डिपेंड करता है। आपको कमेंट में बताना है कि तापमान को रेजिस्टेंस को तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये आप फिलहाल कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए, यानी कि ABCD चारों हो जाएंगे करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दशक की ICC महिला क्रिकेटर, ICC महिला एक दिवसीय, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और ICC महिला T20 क्रिकेटर के लिए रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड जीता है। डिकेड अवार्ड से बहुत सारे प्रश्न आए हैं हाल ही के दिनों में, तो जरूर आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस खिलाड़ी का नाम है एलिसे पेरी। कहाँ की है ये? तो ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी हैं और दशक की जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही हैं वो आपकी रही हैं एलिसे पेरी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं विराट कोहली। तो सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने व्यंग्यात्मक सिनेमाई उपन्यास
इंटीरियर चाइनाटाउन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिष्ठित नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 2020 प्राप्त किया? तो ये जीता है चार्ल्स यू ने। किसने जीता? चार्ल्स यू ने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारे ग्रुप डी का करंट अफेयर होता है उसमें 3 सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। पहला आपका स्पोर्ट का सेक्शन हो गया, दूसरा आपका अवार्ड का सेक्शन हो गया, और तीसरी सेक्शन हो गई अपॉइंटमेंट की। तो ये आप लोग कम से कम 2 सालों का जरूर ध्यान रखिएगा, एक भी अवार्ड आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी अवार्ड से प्रश्न आ सकता है ग्रुप डी में। तो चार्ल्स यू इनका नाम है और इनको मिला है 2020 में। 2021 का जैसन मैट को मिला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा साबुन होता है, साबुन का सामान्य फार्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये भी PYQ ही है। साबुन के फार्मूले की बात करें तो ये आपका होता है RCOONA, यानी कि इसमें या तो आपको सोडियम मिल जाएगा या तो आपको मिल जाता है पोटेशियम। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? ये प्रश्न जो आपका है ये भी PYQ ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि अगर पानी नदियों में बह रहा है तो जाहिर सी बात है इसका जो pH है ये लगभग 7 के बराबर ही होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। अगर इसमें आपकी अम्लीय वर्षा का जल मिलेगा तो इसका मतलब है जो पानी है वो आपका हो जाएगा अम्लीय। और अम्लीय होने से आप लोग सिंपली समझ सकते हैं कि अम्लीय होने का मतलब है जो pH है वो हो जाएगा आपके 7 के नीचे। तो सिंपल सा है कि जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के pH को करेगी कम। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। तो सी होगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो कि यौन संपर्क के माध्यम से संचालित होती है? ये मुझे लगता है ग्रुप डी में जितने भी बच्चे होंगे सारे इसको सही कर देंगे। तो भैया इस बीमारी का नाम है आपके एड्स, ठीक है, जिसे हम लोग HIV एड्स भी कहते हैं। HIV इसके वायरस का नाम होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम होता है, और बीमारी का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ध्यान रखिएगा किन्शासा से इसकी सबसे पहले बार शुरुआत हुई थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और ये हमारे शरीर की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जिन्हें हम लोग शरीर के सिपाही भी कहते हैं, इन्हीं के ऊपर करती हैं हमला। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्धी भाग नहीं है पौधे का? पहले समझिए वर्धी भाग होता क्या है। देखिए आपको पता होगा कि जो हमारे पौधे होते हैं उनमें होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन अगर हमारा कुछ इस प्रकार से हो कि उसमें आपके फल और जो उसके फूल हैं वो पार्टिसिपेट ना करें, तो वे आपके होते हैं यहाँ पर वर्धी भाग, ठीक है। तो वर्धी भाग में आपकी पत्ती हो जाएगी, तना हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, यानी कि ये सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फल आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा या फूल नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो फाइनेंस कमीशन है वह एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इसका गठन करते हैं 5 सालों के लिए, और जो पहला आपका फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केसी नियोगी इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं केसी नियोगी 1951 में बने थे, फिर 56 में बन गए थे के संथानम। अच्छा, इस समय आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है NK सिंह। तो ये नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बोर साहब ने जो अपने एटम का मॉडल दिया था, तो इसमें इन्होंने बताया था कि जब हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ये ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित कर लेता है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा। आपको पता होगा कि जो हमारा एटम होता है उसके बीच में होता है नाभिक। नाभिक के चारों ओर आपको ऐसे सेल मिलेंगी, ठीक है, और इस सेल में आपके इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले सेल में चक्कर लगा रहा है, इसको अगर एक फोटॉन की एनर्जी मिल जाती है तो ये तुरंत कूद जाएगा और कूद करके आ जाएगा सेकंड में। यानी कि बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी में आ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बोर ने अपने मॉडल में बताया था। अगला प्रश्न है जो 71वां गणतंत्र दिवस हुआ, इसके परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो 71वां गणतंत्र दिवस यानी कि 2020 की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा उस समय जेयर बोल्सोनारो हमारे रिपब्लिक डे के परेड में चीफ गेस्ट थे और इसमें
असम की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था। इस साल यानी कि 2021 की बात करें तो हमारा चीफ गेस्ट कोई नहीं था कोविड के कारण, और इस साल जो उत्तर प्रदेश की झांकी है उसने यहां पर पहला पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को नवंबर 2023 तक 3 साल की अवधि के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया है इसी साल के जनवरी में, और ध्यान रखिएगा देश का नाम है भारत। हमारा देश भारत इसमें चुना गया है 3 सालों के लिए, और भारत ने स्थान लिया है दक्षिण कोरिया का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑलरेडी 2-3 एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गति का जो तीसरा नियम है ये किसके और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है? अब इसके लिए तो आपको पहले गति का नियम ही पता होना चाहिए। गति का जो तीसरा नियम है वो सिंपली बताता है b² - u² = 2as। अब आप लोग देख सकते हैं ये आपका पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, पोजीशन यानी कि स्थिति बता रहा है। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन। प्रश्न में दिया गया है कि वेग आपका पहले से है, दूसरी चीज हो सकती है त्वरण या फिर आपका पोजीशन। तो यहां पर ऑप्शन में आपको पोजीशन यानी कि स्थिति मिलेगी, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहां करेक्ट। तो अच्छे से गति के समीकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक हल्के और भारी पिंड की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो समान हैं, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? जाहिर सी बात है, अगर हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो ये होता है 12 mv², ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं संवेग की तो ये होता है mv, ठीक है। तो यहाँ पर mv को अगर आप लोग रिप्लेस करेंगे तो हाफ हो सकता है, 12 mv आपका p हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक बचेगा b के आपका बराबर है। यहाँ पर आपको तुलना करनी है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा यहाँ पर भारी पिंड होगा उसका संवेग हो जाएगा यहाँ से अधिक, क्योंकि गतिज ऊर्जाएं आपके सेम हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कौन सी कोशिकाएं आपकी मृत होती हैं? बहुत ज्यादा प्रश्न आपके प्लांट टिश्यू से आते हैं, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा प्लांट टिश्यू के बारे में तो इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी हमारी कोशिकाएं मृत होती हैं तो ये आपको मिलेंगी स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा जो कि हमारे प्लांट टिश्यू का ही एक प्रकार है, ये आपका दृढ़ ऊतक भी कहलाता है, और इसमें आपको डेड सेल देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो समस्थानिक है इसका नाम है 14C। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक हैं। एक आपका होता है 12C, एक आपका होता है 13C, एक आपका होता है 14C। अगर हम लोग इन तीनों की बात करें तो जो आपका 14C है केवल यही आपका रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सूचना स्रोत क्या है? तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब कोशिका में प्रोटीन बनाना है तो इसके लिए जो सूचना का स्रोत होता है इसे कहा जाता है सेलुलर DNA। क्या कहा जाता है? सेलुलर DNA कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं सेलुलर DNA इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो ये आपके इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं सेल के अंदर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या 70 के साथ डिपॉजिटिव जिंक आयन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अब अगर आपको पता है कि जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और यहाँ पर आपका द्रव्यमान संख्या दिया गया है, एटॉमिक मास है 70 एटॉमिक मास यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है। आपका एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या, तो 70 से आप लोग 30 को कर देंगे माइनस, आंसर आपका आ जाएगा 40। तो यहाँ पर फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि CaCO3 बना रहा है आपका CaO + CO2। तो दी गई जो अपक्रिया है ये किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? बहुत ही शानदार अपक्रिया है। जो लोग टूट जाते हैं वो टूट करके नया सृजन करते हैं और ये आप अपने जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर CaCO3 है, ये बेचारा टूट गया ब्रेकअप के बाद
और फिर ये बना देता है नए दो CaO और CO2। तो इस प्रकार से ये जो टूटने की अभिक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं अपघटन, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। सिंपल सा है, बस ऐसे देखिए कि CaCO3 है और ये टूट करके बना रहा है कुछ और, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है ये आपके कहाँ से उत्पन्न हुई थी। कार्बन क्रेडिट की बात करें तो सबसे पहली बार इस शब्द का यूज हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में। कहाँ पर? क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, साइन किया गया था ये जापान के क्योटो में 1997 में, और यहीं पर सबसे पहले कार्बन क्रेडिट की बात की गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश एक परमाणु अणुओं वाली किसी गैस का एक उदाहरण है या फिर है। अब ध्यान से पहले समझिए ये आपके मोनो एटॉमिक का मतलब है क्या। देखिए आपने देखा होगा कुछ हमारे एलिमेंट होते हैं जो जिनके जो अणु होते हैं वो आपके कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने हाइड्रोजन को कभी अकेले नहीं देखा होगा, ये होता है H2, ऑक्सीजन आपका होता है O2, नाइट्रोजन आपका होता है N2। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपने अक्रिय गैसों की, तो अक्रिय गैसों को किसी की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में ही पूरी तरीके से संतुष्ट होते हैं। तो जितने भी आपके अक्रिय गैस हैं प्राकृतिक रूप से 6 हैं और गैर प्राकृतिक को ऐड कर लेते हैं तो संख्या 7 हो जाती है। तो ये आपके होते हैं मोनो एटॉमिक, यानी कि इनको और किसी की जरूरत नहीं होती है, कंप्लीटली ये फिल होते हैं। तो यहाँ पर सी होगा, नियॉन और ऑर्गन ये हमारे मोनो एटॉमिक हैं। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये आपके हैं डाई एटॉमिक। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कितनी अक्रिय गैस हैं। ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा इनकी संख्या होती है 6। प्राकृतिक रूप से पूछा गया है तो संख्या आप लोग 6 बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए टोटल संख्या कितनी है तो वो हो जाती है 7। एक आपका ऑग्निशो है, ऑग्निशो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आर्टिफिशियल एलिमेंट है। तो यहाँ पर फिलहाल 6 हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और आपका है रेडियो एक्टिव रेडॉन। ऑर्गेनाइजों की बात करें तो ये हमारा एक अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव भी है और ये होता है आर्टिफिशियल। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपका आणविक विज्ञान है इसमें ऊर्जा को अक्सर डैश डैश वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो क्या होती है इसकी इकाई? इसकी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने ऐसे पढ़ा होगा, सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। और अक्सर जो हमारे इलेक्ट्रॉन वगैरह की ऊर्जा होती है या चार्ज होता है उसको हम लोग काउंट करने में इसका यूज करते हैं। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। आपको यह पता होना चाहिए जैसे इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, इस समय जो आपकी वर्षा होगी वह आपके मानसून के कारण तो बिल्कुल नहीं होती है। तो मानसून की वापसी बिल्कुल गलत हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा बिल्कुल गलत। साइक्लोनिक डिप्रेशन से वर्षा आपके गर्मियों के जस्ट बाद होती है, तो ये भी विंटर में नहीं होती है। ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए हमारी हवाएं पहुंचती हैं भारत की तरफ, उनसे होती है ये वर्षा। तो पश्चिमी विक्षोभ इसे कहा जाता है या इसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को 2020 में WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। यह प्रश्न भी ऑलरेडी कई एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है अनिल सोनी। क्या नाम है? अनिल सोनी नाम है। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में दिसंबर 2020 में इसकी हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को प्रारंभ किया गया। तो ये जो शुरुआत है ये किया गया था पिछले साल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। कहां पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020 जीता था। तो इसको जीता था पिछले साल हमारे पंकज आडवाणी ने। किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो फाइनल मुकाबला है वो पंकज आडवाणी और सौरभ कोठारी के बीच में हुआ था और इसमें पंकज आडवाणी ने सौरभ कोठारी को हरा दिया था। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 यानी कि पिछले माह तक हमने ओलंपिक खेलों में
भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में कितना मेडल जीता हुआ है, तो आपको याद रखना है इस समय तक हमने 2 जीत लिया है, क्योंकि इस साल भी हमने 1 जीता है। सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने वर्ष 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था, और इस साल जो हमारी मीराबाई चानू हैं उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है सिल्वर मेडल। तो दोनों के बारे में याद ही रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहां पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो पिछले साल इसकी जो महिला डीजीपी बनी है इनका नाम है आर श्रीलेखा। क्या नाम है? आर श्रीलेखा नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले साल खेलों को उद्योग का दर्जा दिया था? यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इस राज्य का नाम है यहां पर मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम नाम है। तो मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया था पिछले साल। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल लक्ष्मी विलास बैंक जो कि दिवालिया होने वाला था, इसका निम्न में से किस बैंक के साथ में विलय कर दिया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक है इसका जो विलय है वो किया गया है डीबीएस बैंक के साथ। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जो डीबीएस बैंक है आपके सिंगापुर का, इसी के साथ में लक्ष्मी विलास बैंक का यहाँ पर मर्जर कर दिया गया। एक प्रश्न और कर लीजिए घलुआ के रूप में कि पीवी सिंधु ने 2019 में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था, किसको हरा करके? तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका विश्व चैंपियनशिप है ये स्विट्जरलैंड के बेसल में आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था? स्विट्जरलैंड के बेसल में हुआ था, और इसमें इन्होंने नोजोमी ओकुहारा को हराया था। किसको हराया था? नोजोमी ओकुहारा को हराया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने दूसरे मॉक टेस्ट को भी डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं वह आपको समझ में भी आई होंगी। फिर भी अगर आपको तनिक भर डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने सारे डाउट को। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक बार मैं आपसे फिर से कहूंगा कि जो ग्रुप डी का एग्जैक्ट पेपर है 2018 का, उसको भी आप लोग देखते रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल उसी के प्रकार से है या फिर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।